गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ इजी स्टडी विद पवन के एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है, क्या इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जो है ये संविधान का मूल है, सार है। यानी जो संविधान हमारा बनाया गया है उसमें उसका जो निचोड़ है, यानी उसको हम बहुत कम शब्दों में अगर समझना चाहते हैं तो हम उसके उद्देशिका या उसके प्रस्तावना के रूप से समझ सकते हैं। जब आप उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ने लगे तो सबसे पहले आपने 3 क्वेश्चन माइंड में रखने हैं कि, और ये जो कहते प्रस्तावना है हमें ये 3 क्वेश्चंस का आंसर देती है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो अपने माइंड में इन 3 चीज़ों को जरूर रखिए, तभी आप प्रस्तावना को ज़्यादा बेटर मैनर पे कनेक्ट कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि संविधान को शक्ति किससे मिलती है। संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक है, कहाँ से इसको शक्ति मिलती है। दूसरा, संविधान का स्वरूप क्या है, ठीक है, स्वरूप क्या है इसका। और तीसरा है संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जब आप इन 3 क्वेश्चनों के बारे में समझेंगे, ठीक है, इन 3 क्वेश्चनों को अपने माइंड में रखते हुए प्रस्तावना को पढ़ोगे तो आपको ना प्रस्तावना बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। क्योंकि जो प्रस्तावना है ना, अगर आप उसे पढ़ोगे ना तो बोरिंग सी फील होती है। अब आपको मैंने ये 3 क्वेश्चन बता दिए तो आपकी क्यूरियोसिटी इन चीज पे होनी चाहिए कि भाई ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक्चुअली में है क्या। ये संविधान का ही उद्देश्य है, स्रोत है, ठीक है, कि जो संविधान बनाया गया उस संविधान का लक्ष्य क्या होगा, उस संविधान का स्वरूप कैसा होगा, और उस संविधान को शक्ति किससे मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में जान जाएंगे। आपको मैं गारंटी देता हूं कि जब आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एटलीस्ट इन 3 चीजों के बारे में पूरी समझ होगी कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्रस्तावना पे ही चलते हैं। एक बार हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड आ रखे हैं इसमें, और सबसे जो मैं इसकी शुरुआत करूँगा, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि जब इससे पिछले लेक्चर में आपको मैंने संविधान सभा के बताया था तो उसमें 3 बैठकें हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी 13 दिसंबर। अगर 13 दिसंबर 1946 को आपको याद है तो उसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश की थी, ठीक है, संविधान सभा में। उस दिन ये अपनाई नहीं गई थी, लागू जो हुई थी और 12 जनवरी 1947 को हुई थी, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब उद्देशिका पेश की गई थी ना, तो उद्देशिका मूल रूप से ऐसी नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। उसके बाद हमारी जो उद्देशिका है उसमें चेंज हो गया था। और ध्यान रखना, एक ही बार संशोधन हुआ है उद्देशिका में,
और जब ये संशोधन हुआ तो उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ठीक है, ये तीनों को मैंने मार्क कर दिया है ताकि आपको याद रहे। ये तीनों कब आए संविधान की अनुसूची ये उद्देशिका में? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो हमने देखो 3 क्वेश्चन के बारे में बोला था। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो देखो संविधान की शक्ति का स्रोत ना इसकी पहली लाइन से ही पता चल जाता है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो संविधान की जो उद्देशिका है उसे शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान को जो शक्ति मिलती है वो भारत के लोगों से ही मिलती है। अब इसे मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं। देखो कैसे शक्ति मिलती है। हमारे वहां सरकार द्वारा ही राष्ट्र का शासन चलता है। हम हर 5 साल में सरकार चुनते हैं और सरकार हमारे वहां कैसे चुनी जाती है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। और प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे किया जाता है? ठीक है, जनता के द्वारा। जनता यानी हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, 18 वर्ष के जिन्हें हम वयस्क कहते हैं उन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। हम मताधिकार करते हैं। हम अपने वहां से एमएलए, सांसद इनको चुन के संसद में भेजते हैं और यही क्या करते हैं? सरकार गठित करते हैं और वही सरकार इस देश का संचालन करती है। तो मूल रूप से क्या है कि जो शक्ति हुई किस पे हुई? इतना जो इस सरकार को चुना जा रहा है वो किसके द्वारा चुना जा रहा है? भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, और 5 साल बाद अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं। हम क्या करते हैं? जिसने सही काम किया है उसको वोट देते हैं और सरकार गिरा देते हैं। तो यानी ये प्रत्यक्ष रूप से जो संविधान को शक्ति मिल रही है, किससे मिल रही है? वो हम लोगों से ही मिल रही है, वो भारत के लोग से ही मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहेगा। तो चलिए अब हम नोट्स पे चलते हैं अपने मेन। जो देखो फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, 12 जनवरी 1947 को पारित हो गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने आपको शक्ति के बारे में बताया कि शक्ति हमारे मूल संविधान की शक्ति किसमें है? भारत के लोगों को। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो जो हमारा संविधान बना ना, हमारा संविधान देश का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान सबसे बड़ा अभी तक का बना हुआ। ठीक है, तो इसको ना बहुत संविधानों को पढ़ने के बावजूद जो संविधान सभा में एक समितियां बनी थी, प्रारूप समिति, ठीक है, झंडा समिति, ठीक है, बहुत सारी समितियां बनी थी, कुल 13 समितियां बनी थी। तो उन लोगों ने ना बहुत सारे संविधानों को पढ़ा था और उसके बाद उन संविधान से इंस्पायर होके, ठीक है, बहुत सारे हमने प्रावधान लिए थे। ठीक है, तो उनमें से देखो अमेरिका का जो संविधान था ना, उसमें से हमने प्रस्तावना का विचार जो हमें आया, कि प्रस्तावना का जो विचार आया वो अमेरिका के संविधान से आया। ध्यान रखना। और जो हमारे जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है, जिस तरीके से उसे लिखा गया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना का जो विचार आया है वो अमेरिका से ली गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, और हाँ, एक फैक्ट और आपको बता देता हूं। जो आपको ये देखो संविधान की पूरी उद्देशिका मिल रही है, इसमें देखो भारत जो वर्ड है ना, ये सिर्फ 2 बार आया है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में कि भारत के संविधान की उद्देशिका में जो भारत शब्द है इसका उपयोग कितने बार किया है? तो ये 2 बार किया। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम जो स्वरूप की बात करते हैं, ठीक है, कि प्रस्तावना या संविधान का स्वरूप कैसा है, तो उस चीज पे ध्यान रखना। हमने यहाँ पर के 5 वर्ड जो है ना, इनको ध्यान में रखना है। किस किस को? एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला वर्ड। दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथनिरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और 5वां गणराज्य। यही जो हमारा संविधान है ना, इसका स्वरूप है। ठीक है, संविधान का जो स्वरूप है वो इन 5 शब्दों से मिलकर ही बना है। अब इनका मैं एक एक करके आपको मतलब बताऊंगा, इनको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये वर्ड है, पहला वर्ड जो है, ये क्या है? ये बेसिकली हमें ये बताता है जो भारत है ना, भारत को हक होगा
कि वो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके के जो मामले हैं ना, उसके लिए कानून या शक्ति खुद के द्वारा ही बनाएगा। अब वो किसी और देश या और सत्ता पे डिपेंड नहीं है। जैसे जब संविधान बनाया जा रहा था 1946 में, ठीक है, संविधान सभा का गठन हो गया था और आपको पता है कि हमारा देश 17वीं शताब्दी से यानी 16वीं ईस्वी से अंग्रेजों का गुलाम रहा है। 1757, ठीक है, प्लासी के युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध 1764, उसके बाद से हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, या हम भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है या एक कॉलोनी रही है, ठीक है। तो इससे क्या था कि जितने भी भारत के बाह्य और आंतरिक रूप में कानून बनाए जाते थे या जो शक्तियों का निर्धारण किया जाता था, वो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। कब तक का? भारत के आजाद होने से पहले तक। परंतु भारत के आजादी के बाद जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है ना, तो यही बोलता है कि भारत अब आजाद देश है। अब भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए कानून जो बनाएगा वो खुद से बनाएगा, उसे भारत के लोग बनाएंगे, कोई ब्रिटेन की, ठीक है, जनता नहीं बनाएगी, ब्रिटेन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं बनाएंगे। अब वो भारत की जनता बनाएगी और ये जनता जो चुनती है किसको? सरकार। और सरकार जो हमारी विधायिका के रूप में जो कार्य करती है, अब वो जो विधायिका है वही इन कानूनों को बनाएगी। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत जो देश है अब वो आजाद हो चुका है, अपने आंतरिक और बाहरी मामले के कानून वो खुद बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है हमारा समाजवादी। अब ये जो समाजवादी वर्ड है, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्लास 9th के एनसीईआरटी में एक पूंजीवाद और समाजवाद, दो वर्ड आते हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। जो पूंजीवाद है ना, पहले मैं पूंजीवाद को समझाता हूं तो समाजवाद आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। पूंजीवाद का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था को बनाना जहां पूंजी का विकास हो। पूंजी का विकास यानी जो पूंजीपति लोग हैं ना, पूंजीपति लोग कौन होते हैं? जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाते हैं, वो लोग पूंजीपति होते हैं, जो पूंजी को बढ़ाते हैं। तो पूंजीवाद का मतलब यह था कि जहां पूंजीपति लोग जो हैं उनका विकास हो, ठीक है, पूंजी का विकास हो, यानी धन का विकास हो, यानी जो पूंजीपति लोग हो उन्हीं का विकास होगा। यानी हम वहां ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जहां इन पूंजीपतियों को, जिनके पास बहुत अधिक धन है, जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, उन्हीं लोगों का विकास होता है, ठीक है। और गरीब लोगों की बात पूंजीवाद में नहीं की जाती, गरीब तबके की बात, उनके राइट्स, उनके अधिकारों की बात नहीं की जाती। वहां मूल रूप से विकास होता है किसका? पूंजीपतियों का, ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास के रूप में ज्यादा देखा जाता है। वो जो होता है वो पूंजीवाद होता है। इसी का जो पूर्ण उल्टा होता है वो समाजवाद होता है। यानी पूंजीवाद के पे ज्यादा ध्यान न देकर गरीब जनता, ठीक है, यानी आशय ये है कि जो सबसे गरीब तबका है, जब उसका विकास शुरू होता है, उसी के विकास को जब देश के विकास के रूप में माना जाता है, ऐसी व्यवस्था जो होती है वो समाजवादी व्यवस्था होती है, यानी पूंजीवादी का पूर्ण अपोजिट। तो बेसिकली जो भारत में है, भारत में जो व्यवस्था है हमारी, ठीक है, वो समाजवादी व्यवस्था है। और ये जो समाजवादी व्यवस्था है ना, ये जो विचारधारा है, वो दो जो महान लोग रहे थे हमारे, गांधी जी और नेहरू जी, इनकी विचारधारा पे आधारित है, ठीक है, जो बेसिकली कहलाती है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसका मतलब होता है जो समानता जो होगी ना, वो लोगों के आपसी मेल मिलाप से होगी, ठीक है। जो समानता हमें प्राप्त होगी वो लोगों के आपसी मेल मिलाप के द्वारा होगी, ये चीज ध्यान रखना है। क्योंकि मार्क्सवाद ने, जो मार्क्सवाद था, आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, आप एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप मार्क्सवाद को पढ़ते हैं। जो कहते कार्ल मार्क्स थे, उनने जो विचारधारा दी थी, उनने दी थी समानता की विचारधारा। और जो समानता की विचारधारा दी थी वो क्या थी? संघर्ष के माध्यम से। यानी जितने भी पूंजीपति हैं उनके साथ संघर्ष करो, उन्हें मारो, ठीक है, उनसे, ठीक है, धन छीन लो और उन धन को बांट लो हर किसी पे, ठीक है।
ऐसे ऐसी समानता की विचारधारा थी। बट जो गांधी और नेहरू विचारधारा थी वो आपसी मेल मिलाप से थी। उसमें देखिए कहीं भी क्या कहते हैं संघर्ष या विद्रोह जैसी चीजें नहीं आएंगी। वो आपसी मेल मिलाप से हमने समानता लेनी थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा तीसरा वर्ड आएगा वो आएगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। ओके, धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब ये है कि जो राज्य यानी देश है उसका कोई धर्म नहीं होगा। ये बहुत महानता वाली बात है, क्योंकि अगर आप भारत के बारे में जानते हैं, भारत में 82% जो जनसंख्या है वो किसकी है? हिंदुओं की है। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारी कंट्री क्या है? सेकुलर कंट्री है। ठीक है, यहाँ हर धर्म को मान्यता दी गई है और हमारे देश या राज्य का कोई विशेष धर्म या हिंदू राष्ट्र या कोई मुस्लिम धर्म या कुछ भी जैन धर्म, ऐसा कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है किसी भी राज्य या हमारे देश का। तो ये चीज हमारे देश को क्या बताती है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हमारे संविधान के स्वरूप को बताता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम लोकतंत्रात्मक। अब ये लोकतंत्रात्मक क्या है? लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि यहाँ का जो मुखिया होगा ना, ठीक है, जो देश को चलाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, यानी ऐसी व्यवस्था जहां जनता शासन के लिए जानी जाती है। शासन किसके हाथों में है? जनता द्वारा। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे वहां क्या होता है? इलेक्शन होता है और हम सरकार का चुनाव, ठीक है, जनता द्वारा होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, हमें जो मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है वो कब होता है? 18 वर्ष से आयु जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब से प्राप्त होता है। और ये हमें शुरू से ही ऐसे नहीं मिला है। ठीक है, पहले ये जो आयु थी 21 वर्ष थी। 1989 में, ठीक है, एक संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन था। ये राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, उस समय उनने 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ उसके द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अब 18 वर्ष की आयु के जो भी बालक या बालिका होगा, ठीक है, उसे क्या होगा? वोट देने का अधिकार होगा। अब देखो जो लोकतंत्र है उसके बारे में देखो, जो अब्राहम लिंकन थे ना, उनने डेमोक्रेसी के बारे में या लोकतंत्रात्मक के बारे में बड़ा अच्छी चीज बोला था। इनने बोला था डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी लाइन है जो अब्राहम लिंकन ने की थी, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इनने बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन किया था, ठीक है, डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आखिरी वर्ड आता है, ठीक है, स्वरूप को हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो है गणराज्य का। गणराज्य का मतलब होता है जो हमारा, ठीक है, संविधान का प्रमुख होगा। जैसे संविधान का प्रमुख कौन है? हमारे वहां राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वो कौन होगा? वंशानुगत नहीं होगा। देखो चुना तो जाएगा वो जनता के द्वारा, पर चुन लिया तो इसका मतलब नहीं एक बार चुन लिया उसके बाद उसके क्या कहते हैं जो वंश है वही उसका बेटा, उसका नाती, यही, ठीक है, प्रमुख बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि वंशानुगत नहीं माना गया है, उसे भी हम चुनेंगे और उसका भी एक टेन्योर होगा, उसका भी कार्यकाल होगा। वो कार्यकाल कितने का होगा? 5 वर्ष का होगा जो हमारे वहाँ है। ठीक है, तो इन 5 वर्डों को आप समझ गए। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बताया था। देखो स्वरूप की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैंने प्रस्तावना को देखो 3 रूपों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, संविधान की शक्ति जो मैंने बता दिया आपको, भारत के लोग यानी जनता में। स्वरूप 5 वर्ड थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। यह हमारे संविधान का स्वरूप है। ठीक है, इन 5 वर्डों को मैंने बता दिया था। ठीक है, ये तो देखो 2 वर्ड जो मैंने लिखे हुए हैं, ये 42वें संविधान संशोधन। तीसरा वर्ड हो रहा है खंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष,
1976 में ये 42वें संविधान संशोधन के थ्रू आए हैं, इसी से ध्यान रखिए। अब बात करते हैं भाई संविधान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे संविधान का उद्देश्य है क्या। जैसे आप यहाँ पर देखो, जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो आपको न्याय मिलते हैं। किस प्रकार के 3 न्याय हैं हमारे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। ये जो तीनों न्याय मिलते हैं ना हमें, कि हमें सामाजिक रूप से न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से न्याय मिलेगा, राजनीतिक रूप से न्याय मिलेगा। ये जो न्याय मिलते हैं ये हमने बेसिकली ना रूस की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, उस रूस की क्रांति से ये तीनों, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय हमने लिए हैं। रूस की क्रांति 1917, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 3 प्रकार के न्याय हमने जो लिए हैं वो रूस की क्रांति से लिए हैं और जो हमारे उद्देश्य का हमें संलग्न है, ठीक है। उसके बाद देखो स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता देखो कौन कौन सी हमें, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं ना, प्रेस, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता भी कहते हैं इसे। मूल रूप से आर्टिकल 19 अगर आप पढ़ेंगे, 19वां अनुच्छेद है, वो हमें स्वतंत्रता के बारे में बताता है, ठीक है। विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता, यानी हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म की उपासना करते हैं। इन सब चीजों के लिए क्या है, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, इस चीज को देखना। उसके बाद समता क्या है हमारी, देखिए किस किस रूप की समानता या समता का अधिकार हमें, प्रतिष्ठा, ठीक है, आर्थिक रूप से भी प्रतिष्ठा पे कोई नहीं, अवसर की समानता। यहाँ पर देखो इसका एक अपवाद होता है, अवसर की समानता हमारे जो SC, ST और OBC, ठीक है, इनके लिए हमने क्या कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। क्यों प्रावधान दिए हैं, क्योंकि ये जो ऐसे वर्ग थे ना जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, इनका पुराने काल में बहुत शोषण होता था, ठीक है। तो ये ऐसे तबके थे जिनको समान रूप से अगर हम समानता में रखते तो ये उस समानता से बहुत नीचे आते। तो इनकी समानता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमने क्या इनको कुछ स्पेशल पावर या क्या दिया, आरक्षण दिया है, ठीक है। आरक्षण के रूप से हमने इन्हें क्या, जैसे प्रतिष्ठा और अवसर, जैसे कोई भी कंपटीशन होता है तो इनको थोड़ा आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पर एक अपवाद है, अवसर की समानता पे ये अपवाद हमें मिलता है। इस चीज में हमने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, ठीक है। इनको इसलिए हमने थोड़े स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं, स्पेशल अधिकार दिए हुए हैं, आरक्षण दिया हुआ है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली, ठीक है, और इनका शोषण बहुत हुआ था, इस रूप से ये बहुत पिछड़ गए थे। तो इनको एक हल्का से पुश की जरूरत थी ताकि इनको समान रूप से लाया जा सके, ठीक है। ओके, तो समता भी समझ में आ गई ना आपको। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, यानी व्यक्ति की गरिमा स्पेशली आप इस रूप से समझें कि जो व्यक्ति है ना उसको जीवन धारण करने के लिए जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। आप अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको हमेशा एक्सटेंड करता रहता है, बताता रहता है कि ठीक है कि हमें अच्छी वातावरण चाहिए, ठीक है, रहने के लिए अच्छा वातावरण के साथ स्वच्छ हवा चाहिए, पानी चाहिए, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है जो हमारा उद्देश्य में आता है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ठीक है। ये अखंडता जो है देखो मैंने से मार्क कर रखा है, ये हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया है, ठीक है। राष्ट्र की एकता होगी, अखंडता होगी, ठीक है, राष्ट्र को तोड़ा नहीं जा सकता, वो एकता के रूप में रहेगा, अखंडता पे रूप में रहेगा। उसके बाद आता है बंधुता, ये सारे जो है बंधुता है, ये भी हमारा क्या है, उद्देश्य है, किसका, संविधान का, जो कि हमारी उद्देश्य का हमें सम्मिलित किया गया है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाला है कि जो हमारी स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो 3 शब्द है ना, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गई है, जो क्या 1789 ईस्वी में हुई थी। समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ठीक है, इन तीनों का नारा अगर आप देखोगे, अगर आप फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे तो उसमें नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया गया था। तो उसी चीज से इंस्पायर होके हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता,
समता और बंधुता को, ठीक है, अपनी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में शामिल की। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो हमारा प्रस्तावना थी ना, ये ऑलमोस्ट देखो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो बताया गया ना, ये बेसिकली डेट बताई गई है कि 26 जनवरी 1949 को हमने इसे क्या किया था, अपनाया था। देखो संविधान जो लागू हुआ था ना मूल रूप से, वो तो कितना हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, ठीक है। तो इस चीज में लागू होने की डेट हमेशा याद रखना, कौन सी, 26 जनवरी 1950 होगी। या इस डेट पे हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। इस समय हमने सिर्फ 15 अनुच्छेद अपनाए थे, ठीक है, याद रखना 15 अनुच्छेद, कभी क्वेश्चन आता है। और इन 15 अनुच्छेद में जो मूल थे, नागरिकता थी, उसमें राष्ट्रपति थे, ठीक है, और जो निर्वाचन आयोग होता है, इन सब के बारे में इसमें सम्मिलित किए गए थे, जो हमने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमने अपनाया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, यानी हमने क्या अंगीकृत, अपना लिया था, ठीक है, किसको, इस संविधान को, ठीक है, इस उद्देशिका को। ओके, अब देखो इसके बाद ना सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता था कि अब ये संविधान की प्रस्तावना है। पहला क्वेश्चन तो ये उठा कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है कि नहीं है। तो इसमें ना दो केस बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, एक बेरुबारी केस 1960 वाला और दूसरा है केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं बेरुबारी जो संघवाद था, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें क्या था कि जब ये 1960 में बेरुबारी केस आया था, पहले मैं दो पॉइंट थे इसमें, मुख्य पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। एक पॉइंट तो था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, ठीक है, इस चीज के बारे में कंफ्यूजन था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, ठीक है, बेरुबारी केस हुआ था, संघवाद। और दूसरा ये था कि बेरुबारी जो जगह है ना, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, बेरुबारी जो जगह है ये बेसिकली बांग्लादेश, जो हमारा पहले पूर्वी बंगाल था, की भी हिस्ट्री है, पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री में थोड़ा आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमारे देश के आजाद होने से पहले जो पश्चिम बंगाल था ना, 1905 में आपने बंगाल का विभाजन पढ़ा होगा, ठीक है, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था कि बंगाल का जो ईस्ट मोशन एरिया है, यानी पूर्वी, यहाँ पर थे मुस्लिम ज्यादा और इधर पर थे हिंदू ज्यादा, ठीक है। वेस्ट जो हमारा बंगाल था, इसमें हिंदू की जो जनसंख्या थी ना, इसमें हिंदू और ईस्ट वाले मुस्लिम ये ज्यादा थे। तो 1905 में अंग्रेजों ने क्या किया था ना, इसका विभाजन कर दिया था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन कर दिया था और बंगाल का विभाजन कर दिया गया, कहा कि ये एरिया बहुत ज्यादा है और हम इसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम दो भागों में स्प्लिट कर देते हैं। तो जो बीच उत्तरी भाग था इसमें मुस्लिम थे और जो दक्षिणी या आपका पश्चिमी भाग था इसमें हिंदू बहुलता थी, ठीक है। और जो पश्चिमी वाला है ना, ये वाला भाग, ये अभी भारत के अंतर्गत आता है, और ये भारत के अंतर्गत अभी जो पश्चिम बंगाल हम जिसे कहते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये अभी भारत के पास है। और ये 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ ना, तो ये पाकिस्तान के पास चला गया, और पाकिस्तान अलग होने के बाद 1971 में क्या कहते हैं बांग्लादेश बना, तो अब ये बांग्लादेश के पास चला गया। तो जो हमारी स्टोरी है, देखो इस चीज को समझना, अब जो बेरुबारी वाला है ये किस समय की बात चल रही है, 1960, ठीक है, 1960 की बात चल रही है, यानी इस समय जो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश ना होकर क्या होगा, ईस्ट पाकिस्तान, ईपी लिख दे रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान होगा। का विभाजन होना शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो रेड क्लिफ ने यहाँ पर विभाजन किया था। तो रेड क्लिफ ने बेसिकली क्या किया था ना, इस विभाजन का मूल जो खींचा था ना, इनने मैप पकड़ा और मैप में क्या किया कि भारत की जो पुलिस चौकियां थी ना, उनको पॉइंट आउट किया, ठीक है, पुलिस चौकियां, और उनको मिलाती हुई रेखा खींच दी मैप में ही। कोई फिजिकली जाके हमारे रेड क्लिफ साहब ने ये कोई विभाजन नहीं किया था, बस मैप में रेखा खींच दी। उससे हुआ क्या कि ये जो रेखाएं खींची गई ना, ये जो विभाजन हुआ ना, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था,
कुछ मकान ऐसे हो गए थे जिनके बीच से ये रेखा जाती थी, तो कुछ आपके कहाँ पड़ जाते थे, पाकिस्तान में, और कुछ पड़ते थे कहाँ, भारत में। तो बेरूबारी जो था ना, बेरूबारी भी जो स्थान था, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान कह लो से, या ईस्ट बंगाल था, उसमें पड़ता था। 1947 के बाद देश का विभाजन हो गया, तो किस में चले जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान में। तो यहाँ पर इसी केस में कि यहाँ के लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये भारत के अंतर्गत आते हैं या पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए ही ये जो बेरूबारी जगह है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ये कहाँ चला गया था, फिर भारत की टेरिटरी ना होके कहाँ चला गया, इसको आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है, और अभी यानी किसको, बांग्लादेश को, क्योंकि 1971 के बाद तो ये ईस्ट पाकिस्तान भी बांग्लादेश में चेंज हो गया ना। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एक पॉइंट तो क्या था कि जो बेरूबारी वाला था, उसमें बेरूबारी की जो पोजीशन था उसका डाउट था, वो कहाँ चले गई, फिर बांग्लादेश पे चले गई। ठीक है, या ईस्ट पाकिस्तान को या बांग्लादेश को कहो। दूसरा था कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, ये जो प्रस्तावना है ये क्या मूल संविधान का अंग है कि नहीं है। ठीक है, तो 1960 में जो बेरूबारी संघवाद आया, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो आपका प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये संविधान का अंग नहीं है। 1960 में बेरूबारी केस में ये बताया गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। कब, 1960 में। 1973 में जब केशवानंद भारती केस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है ये केशवानंद भारती केस। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को, पुराने बेरूबारी कोर्ट के जजमेंट को बदलते हुए कहा कि संविधान का अंग है प्रस्तावना। ठीक है, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और संविधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का नाम आया, ठीक है, मूल ढांचा। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारे संशोधन किए जा रहे थे। ठीक है, इस चीज को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संसद है ये आजाद मुक्त है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, बट वो संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है वो कभी भी, क्योंकि जो मूल ढांचा बना था ना, वो संविधान सभा ने बनाया था, संसद ने नहीं बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। तो हमारे पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो उस मूल ढांचे को बदल सके। अगर वो संविधान के मूल ढांचे को चेंज करेगा ना, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है, 1973 का जो केशवानंद भारती केस के द्वारा लाया गया, इसके बाद संविधान संशोधन तो किए गए, बट वो संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एक दो फैक्टर और बता देता हूं मैं, जैसे संविधान को, ठीक है, जो संविधान का की प्रस्तावना है उसे संविधान का परिचय किसने कहा था, परिचय पत्र, ये संविधान का परिचय पत्र है, ऐसा, ठीक है, के.एन. पालिकर द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है, ऐसा किसने कहा था, तो के.एन. पालिकर ने कहा था। और दूसरा कि जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये जो कहा था ये अलादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक है, कृष्णास्वामी अय्यर जी ने कहा था। और एक और क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या नोट किसने कहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी है, अर्नेस्ट वारकर ने कहा था। ठीक है, अर्नेस्ट वारकर ने कहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो प्रस्तावना है इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, और जो 3 आपको क्वेश्चन मैंने बताए थे वो आप उसके आंसर आपको मिल चुके होंगे। अब संविधान की शक्ति, ठीक है, किसमें है, भारत की जनता में है। संविधान का स्वरूप 5 वर्ड बताए थे। ठीक है, क्या क्या थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, ये 5 हो गए, पंथ निरपेक्ष या जिसे हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं।
ठीक है, इनका सीक्वेंस याद रखना है, इनका सीक्वेंस भी पूछता है। ठीक है, तो इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपने। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य या गणतंत्र। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य की बात की थी, न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता की बात की थी। ठीक है, किस प्रकार की स्वतंत्रता है हमें, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रता की बात की, समता की बात की थी। ठीक है, किस प्रकार की समता है हमारे पास, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता, ये सारी बातें की थी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं हम, इसको रिवाइज करने के लिए क्विज बना रखे हैं मैंने कुछ, ठीक है, जो इससे ही रिलेटेड हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उससे थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्या क्या चीज़ आपको समझ में आई है। ठीक है, उससे आप अपनी टैली भी कर लेंगे। तो इसको जैसे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद एक हल्का सा पॉज कर लेना, आप वीडियो को रोक लेना। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर करना और मैच करना कि आपको कितना समझ में आया है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? संप्रभुता, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। संप्रभुता तो हमने फर्स्ट में ही बोला था, जो हमारे स्वरूप है, 5 शब्दों में से एक है। समाजवादी भी उनमें से एक है, लोकतांत्रिक भी एक है, गणराज्य भी था और पंथनिरपेक्ष भी था। क्या चीज नहीं है फिर? ठीक है, राष्ट्रनिरपेक्ष, ये हमारे प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, किस किस का सही हुआ? ठीक है, कमेंट में बताना मुझको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। भारत का संविधान को लागू होने की तिथि, ठीक है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें, 3 शब्द जोड़े थे ना, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन हो गया था, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, ये भी सही है। ठीक है, भारत का संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो रूसी क्रांति से लिया गया, ये भी सही है। कौन सा गलत है? ये वाला, क्योंकि लागू कब हुआ था हमारा भाई? लागू की तिथि 26 जनवरी 1950। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ओके, उसके बाद है संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही है? ए, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, भारत किसी भी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, बिल्कुल सही, उपनिवेश भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी भी अन्य देश को दे सकता है। ठीक है, ये सही है कि नहीं है? ये भी सही नहीं है। ठीक है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है और हमसे पूछा गया है, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, क्योंकि देखो भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। अब संप्रभुत्व हो गए हैं ना, किसी पर निर्भर थोड़ी है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश तो रही नहीं, 1947 में आजाद हो गए। ठीक है, भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी भी अन्य देश को नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन गलत ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर डी होगा। ओके, अब इसके बाद के मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से है, प्रस्तावना की समिति से है, लोकलेखा समिति से है, इनमें से कोई नहीं। जो के मुंशी जी थे ना, प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, ओके, इसके बाद है बेरुबारी मामला, किस वर्ष में आता है? बेरुबारी मामला वही है जिसमें क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का, ठीक है, अंग नहीं है। कब हुआ था ये? 1960 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या है भाई? इसका सही अर्थ बताना है। सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्र का धर्म का विशेष महत्व है। सरकार द्वारा एक धर्म को, किसी एक धर्म को संरक्षण देना बिल्कुल नहीं। ठीक है, राष्ट्र का धर्म विशेष महत्व नहीं, ये भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। यानी सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। यही क्या है हमारा धर्मनिरपेक्ष या
पंथ निरपेक्ष, जो हमारा क्या स्वरूप है ना, 5 वर्ड में से एक है ना स्वरूप में से। गुड। नेक्स्ट है, देखिए, भारत के संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, इसका मतलब क्या है? अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। यानी इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, समाज के किसी भी वर्ग में, ठीक है, विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। यही तो है ना, SC ST कोई तो हम उस स्पेशल अधिकार देता है, उसके अलावा तो सब समान है ना, वो अपवाद है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इसलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है? ये मैंने बताया था ना, विदेशी थे, कौन? ठीक है, यही थे ऑस्टिन वॉकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें है बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। बेरूबारी केस में यही तो बोला गया था ना कि जो क्या कहते प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, तो ये कथन सत्य है, ठीक है। केशवानंद भारती केस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का संग है, संविधान का भाग है, ये भी सही है, ठीक है। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा से लिया, ये गलत है इसमें, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसके ना कौन कौन से कथन सत्य हैं? 2 कथन सत्य हैं फिर इसमें, ठीक है। बेरूबारी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। और दूसरा केशवानंद भारती वाला, ठीक है। और बाकी दोनों 2 गलत हैं, ध्यान रखना इसमें। 2 इसका आंसर सही है, यानी इसका A and B 2 आंसर सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ठीक है, देखो भाषा की बात कर रहा है, संविधान का विचार तो हमने किससे लिया था? अमेरिका से लिया था, और भाषा किससे ली थी? ऑस्ट्रेलिया से ली थी। इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।